हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की पर्टिकुलर क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट सेट्स क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें इसमें मैं जो है देखो इंट्रोडक्शन है, सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कराऊंगा। उसके बाद में जितने टॉपिक है उसको क्लियर करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो हम कुछ एक या दो टॉपिक पे इस पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? देखो पहले हम बात करेंगे बच्चों वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑन सेट। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों, पहला यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। और उसके बाद में जो सी पार्ट है उसमें बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। और इन सारी चीजों को हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज कराने वाला हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ऑफ यूनियन। इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो ये रहने वाले हैं। तो टॉपिक इसमें दो हैं, लेकिन इन दो टॉपिक के अंदर वेन डायग्राम तो ये सिंगल टॉपिक है, लेकिन ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर यूनियन ऑफ सेट आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट आएगा और डिफरेंस ऑफ सेट आएगा, सेट्स। तो इन तीनों को, चारों को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? वेन डायग्राम। फर्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है बच्चों? वेन डायग्राम जो होता है ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक क्या कह सकते हैं, उसे मेथड कह सकते हैं। इट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट एंड इट्स सबसेट, ठीक है, बाय रेक्टेंगल एंड सर्कल्स। हम रेक्टेंगल और सर्कल के जरिए से हम समझ पाते हैं कि जो है सेट्स और उसके सबसेट में क्या रिलेशन है। उसके अलावा यूनिवर्सल सेट को भी इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज द, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय रेक्टेंगल एंड सर्कल्स एंड कर्व्स। रेक्टेंगल एंड कर्व्स, यूजुअली ये क्या होते हैं? कर्व जो होते हैं यूजुअली सर्कल का यूज करते हैं, यूजुअली सर्कल्स, ठीक है, ज्यादातर सर्कल का होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे देखो यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle and its subset by circles, यानी उसके सर्कल्स, यानी उसके सबसेट को, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को हम सर्कल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो एलिमेंट होते हैं वो जो है रेस्पेक्टिव उसके जो हमारा सेट है रेस्पेक्टिव सर्कल्स में लिखे जाते हैं। जो एलिमेंट ऑफ सेट्स हैं, तो यहाँ पे लिख दो एलिमेंट ऑफ सेट्स
are written in its respective सर्कल्स। ठीक है, अभी समझेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये सारी चीजें मैं बच्चों हटा रहा हूँ, इसे चाहो तो नोट कर लो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, वेन डायग्राम। अब देखो समझो, जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं, U इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने एक इसका सबसेट लिया A इक्वल 2 4 6 8 और 10। ठीक है बच्चों, ये मैंने सबसेट ले लिया। अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों इसका तरीका क्या है, एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे, एक हमने रेक्टेंगल बना दिया और ये यू लिख दिया यहाँ पे। अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और इसके सबसेट हमने सर्किल के थ्रू एक सबसेट बना दिया, ये हो गया सबसेट हमारा। और यहाँ पे कहीं पे यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, हमने लिया ए, और ए के जितने एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसके अलावा जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है उसको सर्कल से बाहर हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। 1 3 5 7 9। अब चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो सारे आगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने एक और सी सेट लिखा, बी सेट लिखा। अगर मैं यहाँ पे ये सेट ले देता हूँ, U इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये वही वाले नंबर है, वही वाले नंबर है। ठीक है, और ए सेट आपका वही है 2 4 6 8 और 10। और यहाँ पे एक मैंने बी सेट ले लिया बच्चों, उसमें मैंने रख दिया 4 6। अब देखो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे जो बी सेट है, बी सेट ए सेट का सबसेट है, बी सेट ए सेट का सबसेट है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हमने बनाया क्या, एक रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल, और इसको थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं इधर बनाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, जो बी सेट है, बी सेट को ए सेट के अंदर रखेंगे, बी सेट को हम ए सेट के अंदर रखेंगे, और इसमें 4 और 6 एलिमेंट होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसमें एलिमेंट होगा 4 और 6। ठीक है, और जो हमारा दूसरा सेट है ए, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ये मान लो बी सेट है, ये बी सेट है, और ये हमारा ए सेट है। ठीक है, और ये यू है, यानी यूनिवर्सल सेट। अब देखो हमारे पास 4 6 हो गया, अब 2 नहीं है इसमें, और 8 नहीं है, और 10 नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो एलिमेंट है वो एज इट इज लिख दो, 3 5 7 और 9। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ए सेट है वो, उसके अंदर जितने एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारा ए का सबसेट बी है, तो बी के सबसेट के अंदर 4 और 6 एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू अपने सेट और उसके सबसेट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम के बारे में और इसकी और ज्यादा नॉलेज अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। हम किस में पढ़ेंगे, यूनियन में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है जो हम डिफरेंस ऑफ सेट्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इतनी जानकारी जल्दी से नोट कर लो, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो अब पढ़ते हैं बच्चों यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि दो सेट है और दोनों के अंदर एलिमेंट है, तो उन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है उन दोनों का टोटल है। देखो समझो, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो, अच्छा और एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं उसकी। यूनियन ऑफ सेट क्या, a union
of two sets A and B is the set C which consists of all elements which are either in A or in B, है ना, which are either in A or in B। क्या समझे? देखो, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करूं मैं, तो देखो ए यूनियन बी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यू बना के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी। और मैं इसको लिखने जा रहा हूं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक एक्स जो है ऐसा एलिमेंट है जो या तो ए में है या बी में है, तो ऐसा एलिमेंट है। अभी एग्जांपल लूंगा, सब क्लियर हो जाएगा एकदम। अब देखो, अगर मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं तो अब मैं यूनियन कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, ये यू है और दो सेट है ए और बी, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ये पूरा डार्क वाला पोर्शन ये ए यूनियन बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो जाता है। जैसे मैं सेट लिखता हूं, एक ए इक्वल है आपका 2 4 6 8 और 10, ठीक है, और बी सेट है आपका 3 5 1 7 और 9। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों? ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा एक बात और लिख ले, इसमें एक चीज और लिख ले, इसमें 1 को डबल 1 लिख ले, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा यहाँ पे। तो ए यूनियन बी हो जाएगा वो सारे एलिमेंट जो 1 में ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, यानी वो सारे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? देखो 1 है इसमें, 1 है इसमें भी है, इसमें भी है। एक बार लिखना है 1, एक बार लिखना है, रेपिटेशन नहीं होता इसके अंदर, सेट के अंदर। 1 2 3 4 5 6 है 7 है 8 है और 9 भी है और 10, ये ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको वेन डायग्राम में भी दिखा दिया, मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखा दिया, मैंने डेफिनेशन भी ए यूनियन बी की लिख दी और विद एग्जांपल। ये एग्जांपल है बच्चों। अब एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, उससे हमको समझते हैं। तो बच्चों ये एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 12 है एनसीईआरटी का। ए इक्वल 2 4 6 8, बी इक्वल 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। तो हमें एग्जांपल करना है, सॉल्यूशन। ए सेट हमारा क्या है? ए सेट है 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा, और बी सेट है हमारा, वो है 6 8 10 12, ठीक है। हमसे ए यूनियन पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 4 6 8 और 6 8 यहाँ पे भी है, तो कॉमन एलिमेंट को हम केवल 1 टाइम लेंगे, यानी रिपीट नहीं करेंगे, कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिया जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 आ गया, और उसके बाद में 10 12 यूनियन लिख रहे हैं, तो इसके सारे एलिमेंट, और 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है, लेकिन इसमें दोबारा हम उसे नहीं लिखेंगे, 6 8 10 12। तो बस ये हो गया। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, द कॉमन एलिमेंट्स written only once while
while writing a set, या while prepare a set, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट हो गया ये हमारा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 कैसे करेंगे हम? देखो, ये हमारा सेट है वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू, और बी सेट हमारा है ए आई यू। तो अब हमें शो दैट ए यूनियन बी इक्वल ए, यानी ए यूनियन बी इक्वल ए। देखो बच्चों, जब कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है, जब कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है, तो क्या आता है यहाँ पे देखो, इफ बी सबसेट ए, देन ए यूनियन बी इक्वल सेट ए ही वापस आ जाता है। ए यूनियन बी, देखो समझो, ए यूनियन बी हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए और बी के साथ ऑल एलिमेंट आएंगे, रिपीट वाले नहीं आएंगे बस। अब तो ए है, ए इसमें भी है, ई है, इसमें नहीं है तो इसमें से आ जाएगा, आई है, ओ इसमें नहीं है, और यू इधर है। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे, तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो हम क्या सेट लिखेंगे बच्चों? ए भी आ जाएगा, है, ई भी आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और यू। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि ए ई आई ओ यू क्या चीज है, वो हमारा सेट ए है, तो इक्वल में सेट ए आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये दो एग्जांपल हमने कर दिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट, प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 14। इसे पॉज द वीडियो तो नोट डाउन। तो एग्जांपल नंबर 14 करते हैं बच्चों। लेट एक्स इक्वल राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, ये सेट हॉकी टीम का है। एंड वाई सेट है गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड एक्स यूनियन वाई। तो देखो, हम एक्स लिखते हैं, पहले एक्स सेट हमारा क्या है? राम गीता अकबर, राम गीता अकबर, ठीक है। वाई सेट लिखते हैं गीता डेविड अशोक, गीता डेविड और अशोक, ठीक है। तो हम ए एक्स यूनियन वाई लिखते हैं, एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई वो सेट हो जाएगा जिसमें ये सारे आ जाएंगे, राम गीता अशोक अकबर, इसके बाद में डेविड और अशोक। ठीक है, अब देखो इसने आगे कहा फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट, यानी हमें इसके बारे में बताना है। तो देखो, ये बच्चे, ये वाले कौन से हैं? हॉकी टीम के। ये वाले कौन से हैं? ये है आपकी फुटबॉल टीम के। लेकिन इसमें गीता इधर भी है, गीता इधर भी है, यानी बोथ वाले भी हैं। तो इसे हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? इट इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट who are in hockey team। हॉकी टीम और फुटबॉल टीम, और बोथ, यानी इसके अंदर वो सारे आगे जो दोनों ही खेल खेलते हैं, या हॉकी टीम खेलते हैं या फुटबॉल टीम खेलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? प्रॉपर्टीज होती है, देखो ये जो यूनियन ऑफ सेट होता है, इसमें क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। यानी अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए।
ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी बात है, अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें, वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। अगर हम पहले इन दोनों का ले लें या पहले इन दोनों का ले लें यूनियन, ठीक है, तो अगर हम देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ है, अगर 3 सेट का यूनियन लेना है तो पहले क्या करो, दो सेट का यूनियन ले लो, फिर उसे तीसरे सेट के साथ यूनियन कर लो, या पहले, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों इक्वल हो जाती है, दोनों वैल्यू। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम किसी सेट का यूनियन फाई के साथ ले लें, अगर हम किसी सेट का यूनियन फाई के साथ ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आता है, वो सेट खुद ही आ जाता है, यानी ए सेट ही आ जाता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन होती है। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी होती है। और अगर हम किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ ले लें, अगर हम किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लेते हैं, तो वो सेट खुद ही आ जाता है। यानी अगर हम ए सेट का यूनियन ए के साथ लेते हैं, तो वो सेट खुद ही हो जाता है। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसे क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद में एक लॉ है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लेते हैं, तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं किसी सेट का, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ। ठीक है, इस तरह से ये सारे लॉ जो है, ये सारे लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, और उनका यूज फर्दर क्वेश्चंस में भी करेंगे और वेरीफाई करने के लिए भी करेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यूनियन ऑफ सेट के बाद में हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट, यानी दो सेट है और दो सेट में कुछ जो है एलिमेंट कॉमन है, तो बस उन कॉमन एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B is the element is the set of those element which are common in two sets. अच्छा, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई, देखो यूनियन ऐसे हम यू से डिनोट करते हैं, और ये उल्टा यू बना देते हैं इंटरसेक्शन। तो यार लिख लो, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई सिंबल, इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगी, देखो एफ सच दैट एफ बिलोंग्स टू ए एंड, देखो उसमें आया था और, इसमें है एंड एफ बिलोंग्स टू बी। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब हम इसका बनाते हैं बच्चों वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम के थ्रू मैं इसे समझाना चाहूं, तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, ये है ए सेट और ये है बी सेट, तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो जाएगा जो कॉमन है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो शेडेड है, ये शेडेड पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इतनी जानकारी को पहले जल्दी से नोट कर लो। एग्जाम्पल 12 पढ़िए। ये क्या एग्जाम्पल है, ए सेट है 2 4 6 8, बी सेट है 6 8 10 12 और हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप लिखो एग्जाम्पल नंबर, जो हमने 14 का ली, एग्जाम्पल नंबर ये 15 हो गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो हमारा ए सेट है 2 4 6 8, ठीक है, और बी सेट हमारा है 6 8 10 12। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखने जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। कॉमन देख लो क्या है, 6 8 कॉमन है और यहाँ पे भी 6 8 कॉमन है, तो 6 8 इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर जो 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 आपकी एनसीईआरटी में वो 14 से लिया गया है और 14 एग्जाम्पल का हमसे इंटरसेक्शन पूछा है। तो ठीक है, हम लिखते हैं पहले ए सेट। ए सेट क्या है, एक्स एक्स सेट लिखा है, राम गीता अकबर। ये वाई सेट क्या है, वाई सेट है गीता डेविड अशोक। अब बताओ हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा बच्चे। देखो इसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट में हमारे पास क्या है, गीता। तो ये हमारा सेट में कौन हो जाएगा एलिमेंट, गीता एलिमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट हो गया बोथ वाला। ठीक है, तो इसे बच्चों जल्दी से नोट कर ले, फिर मैं इसका जो है आपको बताता हूं एक और छोटा सा पॉइंट और एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ए सेट देखो एग्जाम्पल 17 का, ए इक्वल है हमारा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, और बी सेट क्या है, 2 3 5 7। देखो बच्चों हमने अभी ए पढ़ा यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है कि अगर दो सेट का यूनियन लेते हैं और एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, तो उसमें जो बड़ा वाला, जब हम उसका यूनियन लेते हैं तो यूनियन में बड़ा वाला सेट आ जाता है। अब इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन में है इफ बी सबसेट ए, बी सबसेट ए, देन इसमें छोटा वाला सेट आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आता है। देखो बात समझो, अगर हम यूनियन लेते, यूनियन है दो सेट का और एक सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है, तो हम जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा वाला सेट आता है और जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा वाला सेट आ जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। देखो हम जब लिखने जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो बताओ कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यानी हमारा 2 3 5 7 आ गया। 2 3 5 7 आ गया, तो अब हम इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, सेट बी ही मिल जाता है। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, तो और इसको मैंने इस लाइन में इसको समझा दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया मान लो। ठीक है, तो अब हमने एग्जाम्पल भी कर दिया। अब एक चीज और है, डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट सेट, ये क्या है, तो ये वो सेट है बच्चों जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इफ यहाँ पे लगते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हो जाता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, इफ देयर आर
two sets such that they have no common element. तो नो, ठीक है, if there are two sets such that they have no common element, then these sets are disjoint set. ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू करना चाहें, जैसे पहले एक एग्जांपल ले लो, जैसे ए सेट है आपका 2 4 6 8 एंड बी सेट है आपका, बी सेट 1 3 5 7। अब हम सेट ए और बी को देख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में ए और बी क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट, है ना। इसमें ए और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्यों है? क्योंकि ए और इंटरसेक्शन बी वो हमारा है 5, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। और अगर हम इसको वेन डायग्राम के जरिए शो करना चाहें तो देखो, इसको वेन डायग्राम के जरिए हम क्या करेंगे? दो सेट अलग अलग बना देंगे, सेट ए है सेट बी है, ये डिसजॉइंट सेट का डायग्राम है, वेन डायग्राम है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। तो इतनी जानकारी नोट करिए, इसके बाद हम जो है इसके कुछ प्रॉपर्टी का आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब प्रॉपर्टी करते हैं, किसकी? इंटरसेक्शन की। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टी देखो क्या हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी, जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन सी की, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कैसी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसी है बच्चों? कम्यूटेटिव। लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं 3 सेट का, अगर हम सेट इंटरसेक्शन लेते हैं 3 सेट का, इक्वल होता है इंटरसेक्शन 3 सेट के ऑर्डर, चाहे कोई भी हो, चाहे तो ये कर लो, चाहे तो ये कर लो, ठीक है, दो का एक बार में, फिर उसका तीसरे के साथ, या पहले ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ कर लो, तब भी वो सेम हो जाता है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा जो रूल हो जाता है बच्चों हमारा, जो तीसरा रूल हो जाता है, तो 5 और ए का इंटरसेक्शन 5 ही आ जाता है, 5 और ए का इंटरसेक्शन इक्वल 5 हो जाता है, ठीक है। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं। और इसी तरह से u और a का इंटरसेक्शन भी a आ जाता है, u और a का इंटरसेक्शन ही अगेन a आ जाता है। और इस रूल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लॉ ऑफ 5 एंड u। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ 5 एंड u, ठीक है। फोर्थ वाला इसका प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों, अगर हम किसी सेट ए का इंटरसेक्शन उसी सेट से ले तो हमारा ए ही आ जाता है वापस। तो इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। ये क्या होगा? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे भी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
ये इक्वल हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरह से ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इस तरह से बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन भी हो गई, और इसको हम फर्दर एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उनका यूज होगा। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम वेन डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे। अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम वेन डायग्राम के जरिए समझते हैं बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? एक इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है? ए का बी के साथ इंटरसेक्शन यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब हम वेन डायग्राम अगर इसका बना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तीन सर्कल बना लो, ए बी, और ये ए, ये बी और ये सी। तो ए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? ए यूनियन, ए नहीं बी यूनियन सी लिख रहा हूँ मैं, बी यूनियन सी। ये वाला पार्ट पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, एलएचएस ए यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा? ये सारा पार्ट आ जाएगा बी यूनियन सी में, ये वाला पार्ट आ गया। अगर बी यूनियन सी का अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूं बच्चों, अगर बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन मैं ए के साथ करने जा रहा हूं, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला। तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा भाई, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और ये ध्यान से देखो, ये ए का भी तो हिस्सा है भाई, ए भी इसमें जा रहा है। तो ये जो है ए के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का। तो ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का हो गया। ये ए है, ये बी सेट है, और ये आपका सी सेट है। ठीक है, अब इसी बात को हम इधर आरएचएस में सोल्व करते हैं। अगर इसमें आरएचएस में सोल्व बी तीन सेट के साथ, और ये सी है। अब हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा हुआ? ये ए है, ये बी है, और ये सी। ए और बी का कॉमन पार्ट, दो बी सेट ये है और ए सेट ये है। ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये वाला हो जाएगा ए और बी का कॉमन पार्ट। ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला। और अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो अब देखो ध्यान से, ए बी और सी। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये सी सेट है। ए और सी का कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए और सी का कॉमन पार्ट ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये ए और सी का कॉमन पार्ट। और जब हम इनको तीनों को ही जोड़ देते, उनका इन तीनों का क्या लेते हैं? यूनियन। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। तो अगर इनका यूनियन ले, इन दोनों का यूनियन ले हम, तो यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन मैं ले लूं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये इनके साथ ये वाला हिस्सा हो जाएगा पूरा, ये हिस्सा हो जाएगा हमारा ए बी और सी। ठीक है, उम्मीद करके चल रहा हूँ ये आपके समझ में आया होगा बच्चों। तो फर्दर अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम जो है डिफरेंस ऑफ सेट पे चलेंगे बच्चों। ये वीडियो पॉज करके प्लीज इसे नोट कर लो। तो इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। तो बच्चों ये ऐसा सेट होता है जैसे दो सेट है ए और बी, तो a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट होता है। इसमें वो एलिमेंट लिखे जाते हैं a माइनस बी में जो b में मौजूद ना हो, a में मौजूद हो बट b में मौजूद ना हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो द डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b, द डिफरेंस
of set A and B is the set the difference of set A and B is the set which belong to set of element which belong to A but not belong to B. And symbolically we write it as A माइनस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो एग्जाम्पल अभी कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ सच दैट एफ बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग टू एफ नॉट बिलोंग्स टू, ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। और अगर इसका वेन डायग्राम हम बनाना चाहे तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, इसके वेन डायग्राम को अगर मैं शो करना चाहूँ ए माइनस बी के वेन डायग्राम, ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम, तो देखो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो मौजूद है बट बी में मौजूद नहीं है। ए माइनस बी का ये वेन डायग्राम हो गया। अब हम इन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं बच्चों। लेट ए इक्वल 1 2 3 4, ए एक सेट है 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। और बी सेट हमारा है 2 4 6 8। अब हमसे पूछा ए माइनस बी, सो ए माइनस बी कैसे लिखेंगे बच्चों, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ए के वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये है और 6 है, ठीक है। तो ये एलिमेंट माइनस कर दो, बस 1 3 5 आ जाएगा, 1 3 5 हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 3 5 इसको लिखें 1 1 3 5 एलिमेंट्स, वो यहाँ पे लिखो एलिमेंट 1 3 5 belongs to A but not belong to B। अब इसमें कहा है बी माइनस ए भी निकालो, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, बी माइनस ए वो एलिमेंट जो ए में मौजूद, बी के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। तो बी के वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। तो बी के वो एलिमेंट हमें यहाँ पे मार्क करने हैं जो ए में मौजूद ना हो। 2 ए में मौजूद है, 4 ए में मौजूद है, 6 ए में मौजूद है, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 8 आ जाएगा। तो 8 ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है बी में बट ए में नहीं है। तो यहाँ पे लिखूं 8 बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, ठीक है। तो इतनी जानकारी जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इन दो एग्जाम्पल को, इस थ्योरी को और एग्जाम्पल को। उसके बाद में लास्ट अपना एग्जाम्पल करते हैं और इस तरह से फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से प्लीज बच्चों, एग्जाम्पल 19 क्या है, लेट वी इक्वल ए ई आई ओ यू एंड वी इक्वल ये दिया है ए आई के यू, ठीक है। और हमसे मांगा है वी माइनस बी।
और हमने मांगा है b माइनस बी। तो v माइनस बी क्या हो जाएगा, v के वो एलिमेंट जो b में मौजूद ना हो। तो b में v के वो एलिमेंट कौन से हैं, ये है, i है और u है, ठीक है। तो इन्हें निकाल के बाकी आगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, e और o, e और o, ये हो गया e और o। अब यहाँ पे लिखो एलिमेंट e and o are belongs to v but not belongs to e, ठीक है। अच्छा v माइनस b माइनस v कर दें, b माइनस v कर दें, तो b के वो एलिमेंट जो v में ना हो, b के वो एलिमेंट कौन से हैं, k है खाली, तो k आ जाएगा, k आ जाएगा। तो k नॉट बिलोंग टू, बस इसमें आ जाएगा हमारा क्या, k आ जाएगा बस। तो इस तरह से बच्चों हम इसके जो डिफरेंस ऑफ सेट है तो इस तरह से हम शो करते हैं। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसे नोट कर ले। और इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.4 का हमारा ओवर होता है। अब हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन पे। तो बच्चों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।